हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये हर फ्राइडे को प्रोग्राम होता है, तकरीबन आधा घंटे का, और उसमें अपने देश के आसपास क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं। आज एक बहुत ही अहम इशू और बड़ा सामने आ गया है जिस पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं। साउथ एशिया के मुल्कों में बराह रास्त आपके जर्नलिस्ट और दूसरे सोर्सेज से ताल्लुकात हैं और हमारे इस प्रोग्राम के लिए बाकायदा पूरे हफ्ते नजर रखते हैं पूरे इलाके के मुल्कों पर और हमारे साथ बात करते हैं, और इसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आखिर तक इस प्रोग्राम को जरूर देखना, चूंकि हम वेस्ट एशिया और दूसरी खबरों को काफी तफसील से बताते हैं, कुछ खबरें छूट ना जाएं अपने पड़ोसी मुल्कों की, इसलिए ये प्रोग्राम हमने खास तौर पर फ्राइडे के लिए रखा है। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो खालिस्तान का कोई मामला है जो अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया है कि उसने किसी तीसरे मुल्क में गिरफ्तार किया है एक भारतीय को, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक किसी सिख को खालिस्तानी कहते हुए कत्ल करने की बात कही थी। ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं। वो क्या कुछ है, कितना भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर इसका असर पड़ेगा। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कनाडा और भारत के बीच में कशीदगी रह चुकी है। वहां भी एक सिख का कत्ल हुआ था जिसमें ये इल्जाम लगाया गया था कि भारत उसमें इन्वॉल्व था। तो हम उस खबर पे बात करेंगे। दूसरी खबर, पाकिस्तान से जो अफगान रेफ्यूजीज वापस जा रहे हैं उस प्रोसीजर में क्या कुछ हो रहा है। काफी कुछ पैसे कमाने का भी रास्ता कुछ निकाला है शायद पाकिस्तान सरकार ने, वो हम समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है। आपने देखा कि सैकड़ों रुपए की छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं, तेल बहुत महंगा है, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हैं। ऐसे में जाते हुए रेफ्यूजीज से पैसा लिया जाना, ये एक खबर आई है। तीसरी खबर एक बांग्लादेश से है, जहां अब से पहले हम चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की बात करते रहे हैं, वहां अब अमेरिका और रूस का एक तरह से इंटरेस्ट का क्लैश, टकराव नजर आ रहा है। वहां क्या कुछ है, उसके बाद हम आखिर में बात करेंगे। नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र और राजा की वापसी की बात हो रही है, वो क्या कुछ है, क्या ये सारी बेचैनियां आखिर क्यों रहती हैं इन मुख्तलिफ मुल्कों में, ये समझने की कोशिश करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। ये बताइए कि ये कनाडा के बाद अब अमेरिका की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाना, अभी अमेरिका में कोई कत्ल नहीं हुआ है, कनाडा में हुआ है, लेकिन ये क्या कुछ है भारत और अमेरिका के जो नजदीकी ताल्लुकात 2+2 और वहां के जो बाइडन और मोदी जी की दोस्ती और ताल्लुक, ये इस सब को एक तरफ रखते हुए अमेरिका आखिर क्यों नाराज नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आज हम लोग बहुत अहम बातों की चर्चा करेंगे, और उससे पहले हमारे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वॉशिंगटन चल रहे हैं, और ये वॉशिंगटन से ही खबर आई है जो कि एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। उसमें खबर यह है कि न्यूयॉर्क में एक खालिस्तानी है, कथाकथित खालिस्तानी है, उसका नाम है गुतवंत सिंह पन्नून, जो कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स वो अमेरिका के यहाँ रह के, क्योंकि वो अमेरिकन नागरिक है वो, और वो एक सिख है, तो वो अगेंस्ट इंडिया जो है बहुत सारे मतलब स्टेटमेंट्स देता रहता है, खबर मीडिया में आती रहती है। अब जो बात में जो खबर आई है जिससे कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप पे मतलब उसका असर होने वाला है, कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उसके ऊपर, जो ये खालिस्तानी टेररिस्ट है, या समझ लीजिए कि इसको आइडियोलॉग कह लीजिए, या मतलब उनका सूत्रधार कह लीजिए। टेररिज्म तो वो कर नहीं रहा, वो तो सिर्फ बोल रहा है वहां से। तो उसके असैसिनेशन का अटेम्प्ट जो है वो इंडिया के रॉ ने किया है, ये खुलासा जो है वो अमेरिका के गवर्नमेंट ने किया है। और खबर यह है कि इंडिया को उसने मतलब जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कस के वार्निंग दी है, बहुत कड़े शब्दों में वार्निंग दी है कि इस तरह की चीजें अमेरिकन सॉइल पे अमेरिकन नागरिक को अगर आप करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय अमेरिका। ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है। आपको याद होगा कि अमेरिका हैज द राइट टू डिफेंड,
और वो दूसरी जगह पे जाकर के वो इराक का वॉर हुआ, सीरिया लीबिया का वॉर हुआ, या पूरा 9/11 हुआ, वो इसी बात पे हुआ। तो यहाँ पे अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है इट इज डूइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी इन अमेरिकन सॉइल, अमेरिका के धरती पे। अब खबर पे आइए, खबर क्या है? खबर यह है कि वो जो पन्नून है वो तो हर वक्त मतलब वो बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें वो कहते रहते हैं। वो एक खालिस्तान का उन्होंने एक रेफरेंडम भी करवाया था, जो कि शायद नहीं हुआ, कि फाइनली वो ऑनलाइन एक मतलब वो करवा रहे थे, मतलब वोटिंग करवा रहे थे या रेफरेंडम करवा रहे थे कि कितने लोग जो है पंजाब में, इंडिया के पंजाब में जो है वो खालिस्तानी हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है, जब ये निज्जर का वाकया आया था जो कि कनाडा में हुआ था, जिसमें अभी भी वो बात चल रही है, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने और अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि किसने किया है। जो कि कनाडा गवर्नमेंट है, उसने कहा कि हमारा जो निज्जर है वो भी एक सिख है जिसका किलिंग हुआ है, जिसका असैसिनेशन हुआ है, वो भी कनाडा के अंदर हुआ है। और उसने कहा कि ये रॉ ने किया है। और वहां के जो सरदार लोग हैं और जो वहां के लोग हैं, इस पे इतनी मतलब कशीदगी आ गई थी कि अमेरिका ने, कनाडा ने अपने मतलब पूरे एम्बेसडर स्टाफ जो है, उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ 42 स्टाफ को जो है इंडिया से वापस करा लिया था। और इंडिया के अंदर जो है, इंडिया और कनाडा की अभी भी रिश्ते जो हैं वो बहुत खराब है, डिप्लोमेटिक मिशन में बहुत तेजी है। और वहां के वो लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो उनके जो कनाडा के जो जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है वो इंडिया ने किया है, मतलब ये कि हमारे कंट्री में आकर के उन्होंने ये किलिंग की है। तो वो तो बात अभी चली रही थी कि अभी ये बात आ गई है। ये वाकया ये हुआ है कि इंडिया का एक एजेंट है जो कि मतलब मुझे लगता है कि वो स्लीपर सेल होगा या क्या, उसका नाम गुप्ता है। वो इंडियन नेशनल है और वो शायद गुजरात का रहने वाला, निखिल गुप्ता जी, वो गुजरात का रहने वाला है। वो उसने किसी हिटमैन को जो है हायर किया है उसने, और एक बंदा है जिसका नाम, वो कोड वर्ड है, उसका नाम है CC1। वो CC1 जो है वो इंडिया के रॉ का एजेंट है। इन दोनों ने मिलकर करके किसी एक हिटमैन को, वहां के अमेरिका को, जो कि शार्प शूटर है, उसको इन्होंने हायर किया था। और न्यूयॉर्क में ये निज्जर को, इसको पन्नून को जो है वो किल करना चाह रहा था, मतलब उसको असैसिनेट करना चाह रहा था। इससे पहले कि वो उसको असैसिनेट करे, वो जो अमेरिकन जो सिक्योरिटी एजेंसी है और उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इस पूरे इसको उन्होंने फॉइल कर लिया। और उसको मतलब ये है कि जो इंडिया का CC1 है वो भी अरेस्टेड है, अभी अमेरिका में है वो शायद, जैसा कि मुझे मालूम है। मुझे कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वो जो दूसरा निखिल गुप्ता है, इसको ईस्टर्न यूरोप में जो है वो वहां से भागा, ईस्टर्न यूरोप में कहीं जेक में या कहीं जो है उसको अरेस्ट किया हुआ है, उसकी डिपोर्टेशन होनी है अमेरिका में। तो खबर यह है कि ये सब कुछ तो सीक्रेटली हुआ, जिसका पर्दाफाश अमेरिका कर रही है, इंडिया नहीं कर रही है, अमेरिका कर रही है। अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है वाशिंगटन ने, उसने किया। अब इसी चीज को जो है अमेरिका ने, जो है वहां की एस्टेब्लिशमेंट है, उसने कहा कि ये बहुत स्टर्न वार्निंग है इंडिया को कि इस तरह की चीजें जो इंडिया कर रही है। पहली बात तो ये पर्दाफाश इसलिए हुआ है कि इसका मतलब यह कि इंडिया और भी जगह ये काम कर रही है। अभी आपको याद होगा कि वहां पे वेस्ट इंडीज में, वो ट्रिनिडाड या टोबैगो या कहीं उसी तरह के किसी जजीरे में, वो हमारे जो चोस्की जो हैं, मेहुल चोस्की, उनको ले मेहुल चोक्सी को जो है वो वहां से, यहाँ से वो पैसे लेके भाग गए थे, बैंक को उन्होंने चूना लगा दिया था, वो वहीं जाकर के नागरिकता लेकर के वहीं वो रह रहे हैं वो अभी। उसके लिए इंडियन एजेंट जो है यहाँ से गए थे। और ये कोई बहुत दिन की बात नहीं है, मेरे ख्याल में एक आध साल की बात है, जब वो निर्मला मोदी और मेहुल चोस्की की जो बात शुरू हुई थी उसी टाइम। और इनको वो किडनैप करके लाने के लिए गए थे, बाकायदा एक बोइंग ले जाकर के वहां लगा दिया था जहाज, कि हम उनको वहां से किडनैप करेंगे। और उस पर उन्होंने अटैक भी किया था कहीं पीछे से, लेकिन वो भी अटैक फॉइल हो गया, वो भी पर्दाफाश हो गया, और हमें और आपको सारी चीजों को, दुनिया को ये मालूम हो गया। उसकी कोई खबर इंडिया में, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो चोस्की है, वो मेहुल चोक्सी, वो वहीं का वहीं है, और इंडिया जो है वो अपना वापस आ गई है। तो ये 2-3 चीजें जो हैं ये बहुत क्विक सक्सेशन में हुई है। एक तो मेहुल चोस्की का केस, जो कि मतलब फॉरेन कंट्री यानी कि वेस्ट इंडीज के किसी आइलैंड पे हुआ। दूसरा जो है वो निज्जर का केस, जो कि असैसिनेट कर दिया गया, वो खालिस्तानी था या नहीं था या क्या था, लेकिन
उसमें उन लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, कैनेडियन एलिगेशन लगा रहे हैं। वहां का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, उसने जो है मतलब वो बाकायदा कहा कि ये इंडिया ने जो है इसको मरवाया है। और अभी जो है ये पन्नून का केस है न्यूयॉर्क का। तो ये सब चीजें जो है, जो हमारे साउथ एशिया के प्रोग्राम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो 2+2 की टॉक्स हो रही है, इंडिया और अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक के इसके ऊपर पैसिफिक कमांड पे संधि किया हुआ है। इंडिया ने जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है इंडिया की, वो अमेरिका से मांगी हुई है। AK-47 और क्या क्या ड्रोन और क्या क्या चीजें जो है इंडिया से, बहुत ज्यादा डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है। और इंडिया और अमेरिका जो है अभी 26 जनवरी को, मतलब अभी जो 26 जनवरी आ रही है, अभी तो खबर यही है कि जो बिडेन आ रहे हैं उस इवेंट के लिए। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये नहीं जानता हूं, लेकिन ये जो अभी वाकया हुआ है, ये कल ही परसों का वाकया है, जिसमें कि अमेरिका ने बहुत स्टर्न वार्निंग दी है इंडिया को कि वो इस तरह का, उसका ये कहना है कि हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ओसामा बिन लेडेन को जो है मार सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में, या हम मतलब उसके लिए पूरा करके हम एक चीज जो मुझे समझनी है वो ये कि हमारी खुफिया एजेंसी रॉ, जो सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर में आती है, वो कई एजेंसियों के वो एक तरह से सरबराह हैं, तो ये वाकयात ये क्यों, चूंकि जो हमारे NSA हैं अजीत डोवल, उनकी इमेज बिल्कुल ऐसी है या बनाई गई है कि वो बहुत ही 007 की तरह से पूरी दुनिया में काम करते हैं, तो क्या ये उनकी सरबराही में ये सारे काम हो रहे हैं इस कीमत पर कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो जाएं? जी, अजीत डोवल का आपने बहुत अच्छा नाम लिया। पाकिस्तानी इनको मलंग कहते हैं। जी जी जी। पाकिस्तानी जो है, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो उनको मलंग कहते हैं। अजीत डोवल साहब जो हैं, वो एक फकीर बन करके पाकिस्तान में लाहौर में कोई दरगाह है, उसके नीचे करीब करीब वो 2 साल उन्होंने गुजारे हैं, और वो लुंगी पहन के और मतलब हाफ शर्ट या बुशर्ट पहन करके वहीं बैठे रहते थे और भीख मांगते थे और रिक्शा चलाते थे। तो उनको पाकिस्तानी जो है वो मलंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक उनका तरीका है, लेकिन जो 007 है वो तो है ही है वो, और उर्दू बड़ी फर्राटे की बोलते हैं वो। जो हमारे अजीत डोवल साहब है, उनकी उर्दू में कोई लोच नहीं है, वो कहीं किसी जब कभी बीजेपी को मुसलमानों में कोई मैसेज देना होता है, वो मुसलमानों की मीटिंग में आकर के बिल्कुल ऐसे ही जाहिर करते हैं, लेकिन मुझे हम लोग उस खबर पे नहीं जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये तो पूरी सिक्योरिटी एजेंसी है, ये तो अजीत डोवल के ही अंडर है ना। इसके बाद जो है फिर तो प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फियास्को हुआ है, ये जो फियास्को हुआ है न्यूयॉर्क में, इसकी जो है जिम्मेदारी किसके सर पर जाएगी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे और फॉरेन मिनिस्टर जो है, उनसे कोई तालमेल नहीं है, उनसे और डिफेंस मिनिस्टर से कोई तालमेल नहीं है। वो अपनी ऑपरेशन अलग कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को भी शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, ये भी नहीं जानता हूं मैं। जी जी जी। अच्छा, हमारे पास जी हमारे पास वक्त की कमी है, हम अगले कुछ इश्यूज पर बात करना चाहते हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला मामला क्या है, जो रेफ्यूजीज की वापसी, उसमें कई खबरें आई कि बॉर्डर पर बहुत लंबी लंबी कतारें थी, भीड़ थी, जो अफगान वापस जाना चाह रहे थे, चूंकि उन पर बहुत प्रेशर था कि वो मुल्क छोड़ दें। हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि वो जो अफगान रेफ्यूजीज के एसेट्स हैं वो मांग रहे हैं कि हमें वापस दो। तो अब ताजा सूरत हाल क्या है उस इशू पर? जी सर, ताजा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर रिफ्यूजी पे या हर फैमिली पे $830 मांग रहे हैं उस पार जाने के लिए। वो ये फीस ले रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा जो है वो मतलब हंगामा मचा हुआ है। अफगान के जो वो होम मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये तो इंतहा हो गई। एक तो मतलब गुर्बत की हालत में और रिफ्यूजी की हालत में ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पनाह गुज़ीर थे, अब इनको वापसी के लिए आप जो है उनसे पैसे मांग रहे हैं, उनके एसेट फ्रीज कर दिए हैं। और इसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन के भी कुछ ओहदेदार हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि ये तो बिल्कुल इंतहा की बात है, कहीं इंसानियत है ही नहीं यहाँ पे। तो और हक्कानी साहब जो है, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने कहा कि एक जमाना तो ऐसा था कि हम लोग बहुत पाकिस्तान के बहुत ही शुक्रगुजार थे, बहुत ही मशकूर थे, बहुत ही ममनून थे, तो उन्होंने इतने सारे मतलब अफगानी को अपने यहाँ पनाह दिया हुआ है। अब तो बहुत कशीदगी आ गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। तो ये बात जो है उन्होंने हक्कानी साहब ने कही, और ये बात तो सही है कि पाकिस्तान जो है ऐसे
मतलब क्राइसिस के माहौल में वो पैसे कमा रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जी जी जी, ये बिल्कुल मुझे एक वाकया याद आ गया। सद्दाम हुसैन जब जंग में थे, ईरान इराक जंग थी, तो वो जो लोग जियारत के लिए जाते थे इराक, वहां इसी तरह से एक बड़ी सी फीस ली जाती थी, तब वो अलाउ करते थे। तो ये सरकारें खास तौर पर जो क्राइसिस में होती हैं, पैसा कहीं से भी हासिल करना चाहती हैं, शायद वो उसी का नतीजा है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ बांग्लादेश में क्या क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में कहते हैं रूस और अमेरिका की ठन गई है, क्योंकि अमेरिका की जो एक तरह से नाराजगी वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से चल रही थी, और उसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद शेख हसीना हुकूमत में नहीं रह सकेंगी, चूंकि अमेरिका नाराज हो चुका है। अब वहां अमेरिका और रूस की क्या क्या शेख हसीना ने और रूस से कुछ मदद मांगी है? क्या रूस के नजदीक जा रही है? क्या है, थोड़ा सा कुछ तो बताइए। क्या जी, ये जो खबर है वो ये है कि अब तो ये तय हो गया कि 7 जनवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है। ये मैं आपके अनाउंसमेंट कर देता हूं, मैं आपके चैनल से, कि 7 जनवरी में कोई ज्यादा देरी नहीं है। अभी जो एक वॉर ऑफ वर्ड्स कह रहे हैं वो ये है कि मॉस्को से जो खातन हैं वो फॉरेन अफेयर्स देखती हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट में, और उसी के रिस्पांस में अमेरिका से भी जो है स्टेटमेंट आए हैं। तो पहले रशिया का स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि रशिया ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि रशिया जो है वो भी मतलब एक बड़ा मुल्क है जिसकी इन्वेस्टमेंट है और जिसका इंटरेस्ट है साउथ एशियन रीजन में और इसके अंदर। और रशिया जो है वहां पे सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स बनाना चाह रहा था बांग्लादेश में, जिसके लिए उसने कुछ शिप वगैरह भेजे थे, और ये तो उसको अमेरिका ने जो है ओशन में ही रोक दिया और उन शिप को वापस कर दिया। तो वो एक उनकी मतलब पहले से जो है रसाकशी चल रही थी। तो अब जो हमारी जो मैडम है रशिया की, जो फॉरेन अफेयर्स की है, वो ये स्पोक्स पर्सन है मारिया ज़खारोवा। या जी, मारिया ज़खारोवा, वही मारिया जो है वो, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को ब्लेम किया है कि वो इंटरनल मैटर में जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं बांग्लादेश में, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना है कि बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका या बांग्लादेश, अमेरिका के जो एम्बेसडर है बांग्लादेश में, उनका नाम है पीटर हास, उनके थ्रू जो है वो अपोजिशन पार्टी से वो एजिटेशन करवा रहे हैं, और वहां पे जो है मतलब जो अनरेस्ट हो रहा है, उन्होंने ब्लेम किया है वो मारिया ने कि वो अमेरिका करा रही है। और क्योंकि अमेरिका के साथ वेस्टर्न यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये पूरी जो उनकी जो ग्रुप है मतलब अमेरिकन, इससे तो ये लोग प्रेशर दे रहे हैं, मतलब अमेरिका प्रेशर दे रही है कि आप जो है वो बात कीजिए अपोजिशन से और उनसे जो है आपस में कंप्रोमाइज कीजिए, फिर इलेक्शन में जाइए। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा जो है स्टेटमेंट दिया था, जो कि बांग्लादेश स्पेसिफिक था। इसके रिस्पॉन्स में जो अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने रशिया को जो है, क्योंकि उनका यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रशिया जो है वो मतलब शेख हसीना वाजिद जो है वो एक करप्ट हैं, वो जो है मतलब बहुत ही डिक्टेटर हैं, और वो जो है वो नहीं चाहती हैं कि वो उनके अलावा कोई और जो है वहां पे अपोजिशन हो, वो डेमोक्रेटिक एंटी डेमोक्रेटिक है। उन्होंने एक फोर्स भी बनाया हुआ था शेख हसीना वाजिद ने, जिसके ऊपर बैन लगा दिया था अमेरिका ने, और वो दस्ता था, स्क्वाड था, जो कि जाकर के किलिंग कर रहा था और क्या कर रहा था, वो नाम मैं उसका भूल रहा हूँ अभी, जिसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। और अमेरिका ने जो है वीजा इशू करने से भी बैन लगा दिया था, और इस तरह की चीजें हैं। और उन्होंने ये कहा कि रशिया को जो है यहाँ जो बांग्लादेश है उसके अंदर उनको उसको बोलने का कोई हक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के अंदर तो वो भी एक प्लेयर है, जो क्या है, क्योंकि पूरी जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, अभी उसमें वहां काफी एजिटेशन हो रहा था सैलरी के लेके, वो तो सब वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के ऊपर ही चल रही है। क्योंकि अगर वो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये अपना हाथ हटा दे, तो करोड़ों करोड़ का जो उनका इन्वेस्टमेंट है जो बांग्लादेश कर रही थी, मतलब कर रही है आज भी एक्सपोर्ट, वो खत्म हो जाता। दूसरा यह है कि अमेरिका का इंटरेस्ट यह है कि वो एक बेस तलाश कर रही है बांग्लादेश में, ताकि जहां के वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और अपनी नेवी को लगाए, जो कि शेख हसीना वाजिद जो है उसको देने के लिए तैयार नहीं है, और ऑपोजिशन जो है शायद उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो देने के लिए तैयार है। तो यही वॉर ऑफ वर्ड्स है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इससे इलेक्शन पे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा।
और मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था, क्योंकि अपोजिशन बाइकआउट करने वाली है ये 7 तारीख के इलेक्शन को, तो जो अपोजिशन बाइकआउट करेगी तो जाहिर सी बात है कि वॉक ओवर हो जाएगा। मतलब शेख हसीना जीत जाएंगी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। 2011 से 2014 के दरमियान अमेरिका के एम्बेसडर सीरिया में थे जिनका नाम था रॉबर्ट स्टीफन फोर्ड। वो बाकायदा हामा और होम्स खुद जाकर के अपोजिशन को एक तरह से सपोर्ट का ऐलान करते थे। और सईद नकवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि फॉरेन ऑफिस में जब उन्होंने पूछा, बशर अल असद के ऑफिस में कोई एक खातून अफसर हैं, उन्होंने बताया कि साहब देख लीजिए इस हद तक ये फॉरेनर्स हमारे यहाँ पेनिट्रेटेड हैं। तो ये अमेरिका का तरीका रहता है कि सरकार के साथ भी ताल्लुक और अपोजिशन को भी गरमाए रखो, जब चाहो जिससे जो चाहो काम ले लो। अगर सरकार उनका काम नहीं कर रही तो अपोजिशन को उसके सामने खड़ा कर दो। तो ये तजर्बा तकरीबन उसी तरह का अब ये बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। अब मैं चलना चाहता हूं नेपाल की तरफ। नेपाल में क्या कुछ हो रहा है? चूंकि हिंदू राष्ट्र को सेकुलर राष्ट्र बनाया गया था और बादशाह को हटाया गया था, वो जाहिर है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कुछ साल पहले वहां पर। उस कॉन्स्टिट्यूशन पे भारत ने ऐतराज भी किया था। मुझे याद है जो मधेसी भारतीय वहां पर इंडियन ओरिजिन के रहते हैं, उनका इशू आया था, भारत से सामान जाने का इशू आया था। अब जो ताजा नेपाल में खबर है, क्या कुछ है? बादशाह को वापस लाने या हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारे आरएसएस का नागपुर का भी कोई रोल है क्या? क्या कुछ है ये? जी, मैं उससे पहले आपके सामाइन को जो बांग्लादेश का मैटर है उस पर थोड़ा सा 1 या 2 लाइन और मैं ऐड कर देता हूं। देखिए, शेख हसीना वाजिद जो है वो 2009 से वहां की मतलब ये है प्रधानमंत्री बनी हुई है, और 2014 में जो है वो कथाकथित सब लोगों को कहते हैं कि वो इंडिया के पैसे से वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, वो पैसे इंडिया से गए थे। सुजाता सिंह जो वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी थी इंडिया की, उन्होंने बाकायदा एक होटल जो है उसमें 2-3 फ्लोर जो है वो बुक करा लिए थे और वहीं से जो है पूरा इलेक्शन जो है बांग्लादेश का कंट्रोल हो रहा था। 2018 का जो उनका इलेक्शन है जिसमें कि फिर हसीना वाजिद जीत गई थी, वो जो है पैसे वो चाइना से आए थे और चाइना ने जो है वो वोटर को पैसे देने के लिए वो पूरा इंतजाम किया हुआ था और उस पैसे से वो जीत गई हैं। अब ये 2024 का जो इलेक्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो यही लग रहा है कि जो मोदी साहब हैं इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है शेख हसीना वाजिद को, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की कई मीटिंग हुई है मोदी साहब के साथ। और भाई मीटिंग जो होती होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें होती होंगी जिसको हमको और आपका खबर नहीं है, लेकिन इलेक्शन तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसके ऊपर तो शेख हसीना वाजिद ने जरूर ही बात किया होगा। लेकिन हमारे ऐसे जो एनालिस्ट हैं या उनके जो पत्रकार हैं उससे यही लगता है कि मोदी जी को शेख हसीना वाजिद से कोई इतराज नहीं है, तो मोदी जी की जो ग्रीन सिग्नल है वो तो शेख हसीना वाजिद के साथ है। अब चाइना जो है वहां पे कितना इन्फ्लुएंस करेगा अपोजिशन को वो मैं नहीं जानता हूं। तो यही बात मैं आपके सामने कह रहा था कि ये बात जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन ये है कि ये सूरत हाल है बांग्लादेश के। अब आ जाए नेपाल में। देखिए, नेपाल की जो खबर ये है कि वहां पे मतलब ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है वहां पे नेपाल में, जिसमें प्रचंड है, केपी शर्मा ओली हैं और वो जो नेपाल कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत गुस्सा है वहां के लोगों के अंदर। और उनका ये कहना है कि हमने डेमोक्रेसी को लेकर के जब हम आए थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारा डेवलपमेंट बहुत जोर शोर से हो, बहुत तेजी से हो, जो कि हो नहीं रहा है। और पूरे जो डेमोक्रेटिक प्लेयर्स हैं, जो भी मतलब लीडर्स हैं, अपोजिशन में हो चाहे वो मतलब रूलिंग में हो, वो सब करप्शन के मतलब एक तरह से डेन बने हुए हैं, वो सब करप्ट वो हो रहे हैं। तो इसी गुस्से का इजहार जो है वो लोग कर रहे थे वहां पे प्रोटेस्टर्स, और वो ये कह रहे थे कि फिर से किंग को लेके आओ और फिर से जो है ज्ञानेंद्रा को जो है वो मोनार्की संभालो। तो इसके ऊपर ये प्रोटेस्ट हुआ था बाकायदा काठमांडू में, जिसपे के मतलब वो टीयर गैस चले थे वहां पे और पुलिस ने जो है वो बैटन लगाई थी। लेकिन ये काठमांडू शहर के अंदर नहीं हुआ था, उन्होंने इजाजत नहीं दी थी प्रोटेस्ट की, तो वो काठमांडू शहर से बाहर हुआ था, लेकिन ये प्रोटेस्ट तो हुआ ही था। अब इसमें जो है जो मेन बात यह है कि अभी भी बड़ी एक अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि राजा को प्यार करती है, राजा को मानती है, राजा को चाहती है कि वो फिर से कोई न कुछ अपने बरसरे इख्तिदार में आए। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो उसी के तरफ से हो रही थी और ये गम और उनका गुस्सा जो था डेमोक्रेसी उसी के लिए थी। और इसमें ज्यादा कोई हिंदू राष्ट्र का कोई
मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन गुस्सा जो था वो सियासतदानों के करप्शन पर था। अगर सियासतदान करप्शन ना करें तो लोगों को कोई एतराज नहीं हो सकता। अक्सर डेमोक्रेसीज में ये मुश्किल बहुत सी जगहों पर आती है। हमारे यहाँ भी शायद ही कोई एक आध कोई नाम ऐसा मिले जो सेंट्रल मिनिस्टर बना हो और उसने कोई करप्शन ना किया हो। ऐसा नाम ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है, और ये डेमोक्रेसी का मिसयूज करते हैं ये नेता, जो देश को एक तरह से लूटने का काम करते हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं और तैयारी से हमारे साथ बैठते हैं। और खास तौर पर आपने जो खालिस्तान वाले इशू पर भारत और अमेरिका के बीच में बिगड़ते हुए ताल्लुकात के बारे में बताया, वो और उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो लोग हैं उनके रोल के बारे में भी हमारी बात हुई, जिसमें रॉ का नाम सर फहरिस्त है। उसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला मामला भी, जो रेफ्यूजीज वापस छोड़ करके जा रहे हैं पाकिस्तान उस गुर्बत में, उनसे पैसा लिया जा रहा है। उसके अलावा जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, अमेरिका और रूस का एक तरह से टकराव, और ये बताना कि अमेरिका वहां पर बाकायदा अपोजिशन को उकसा रहा है सरकार के खिलाफ, ये बात भी सामने आई। अमेरिका की डिप्लोमेसी हो या जंग हो, हर तरफ उसकी नाकामी के खबरें हैं। हम यूक्रेन से लेकर के अब इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले में भी, अब कतर में जो बातचीत हो रही है, हमास के साथ टेबल पे बैठ के बात हो रही है, जिनको वो आतंकवादी कहते रहे हैं। तो ये जब रिवर्सल होता है तो इस तरह का होता है। आने वाले वक्त में बांग्लादेश में क्या होगा हमें देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।